जमाने का जिक्र है कि क्रीमिया में एक खान रहता था। इसका नाम मोसोलिमा अल-अशरफ था। इसका बेटा तोलीक अल-गाला के नाम से पुकारा जाता था। इन तमहीदी अल्फाज से अंधे तातारी फकीर ने दरख्त के खाकस्तरी तने पर बैठकर अहद रफ्ता की दास्तान सुनानी शुरू की। इस दास्तान गो फकीर के इर्द गिर्द तातारियों का एक हजूम जमा हो गया, जो शोख रंग के कपड़े और कामदार टोपियां पहने हुए थे। ये लोग हल्का बनाकर इन बिखरे हुए पत्थरों पर बैठ गए, जो किसी कदीम खान के महल से जुदा होकर मुंतशर हो रहे थे। शाम का वक्त था और सूरज आहिस्ता आहिस्ता समंदर में गुरूब हो रहा था। इसकी अनाबी किरणें खंडरात के आसपास उगे हुए दरख्तों के सब्ज पत्तों को चीरती हुई दरख्शां दब्बों की सूरत में काई से ढके हुए पत्थरों और बल खाती हुई हरी बेलों पर पड़ रही थी। हवा बूढ़े दरख्तों की शाखों में तरन्नुम रेजियां कर रही थी। ऐसा मालूम होता था कि पानी की गैर मरईद नदियां फिजा में बह रही हैं। अंधे फकीर की आवाज धीमी और लर्जा थी। इसके पथराए हुए चेहरे की झुर्रियों से सवाए आसूदगी के और कुछ मतरशा न था। लफ्ज जो इसे रटे हुए थे यके बाद दीगरे बड़ी रवानी से निकल रहे थे। ये सामईन की आंखों के सामने अज़्म रफ्ता की एक तस्वीर खींच रहे थे। खान गो ज़ईफ अल अमर था, मगर इसके हरम में बेशुमार औरतें थी। ये बूढ़े खान से बहुत मोहब्बत करती थी और वो इसलिए इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी कि इसकी रगों में शबाब की कुव्वत अभी बरकरार थी और इसके बोसे और इसकी दिल नवाजियां मोहब्बत की तपश से मामूर होती थी। औरतें सिर्फ इसी मर्द से उल्फत करेंगी जिसका लुत्फ कवि हो, ख्वाह इसके बाल सफेद ही क्यों ना हो या इसका चेहरा झुर्रियों से बदनुमा ही क्यों ना हो रहा हो। हुस्न कुव्वत में मुजम्मर है ना के गदाज जिस्म और गुलाब आसा गालों में। ये सब औरतें खान से मोहब्बत करती थी, मगर इसकी मंजूर नजर सिर्फ एक कैदी लड़की थी जो नबीर के ढलवानों की पली हुई नाजनीन थी। गो इसके हरम में मुख्तलिफ ममालिक की 300 औरतें थी, मगर वो इनकी निस्बत से एक वारफतगी के साथ मोहब्बत करता था। इसके हरम की हर एक औरत बहार के निखरे हुए फूलों की तरह खूबसूरत थी। खान इनके लिए बड़ी बड़ी दूर से भुना हुआ गोश्त और मिठाइयाँ मंगवाता और वो अक्सर अपनी मंजूर नजर बुर्ज में बुलवाया करता, जहाँ से समंदर का नजारा हो सकता था। इस जगह वो इसके लिए ऐसे तमाम सामान मुहैया करता जो एक औरत की जिंदगी को मसरूर बना सकते हैं। मुख्तलिफ अलनू मिठाइयाँ, रंग बिरंग के रेशमी कपड़े, सोने के जेवर, हर किस्म के जवाहरात, मौसीकी दूर दराज मुल्कों से मंगवाए हुए नायाब परिंदे और इस पर फरिफ्ता शुदा खान की वलवला खेज और पुरजोश दिल नवाजियाँ। गर्ज की इसकी तफरीह के लिए हर किस्म की चीज मौजूद थी। इस बुर्ज में खान दीगर सरगर्मियों से अलहदा होकर कई कई रोज अपनी मंजूर नजर के साथ मशगूल ऐश रहता। वो इस ख्याल से मुतमईन था कि इसका बेटा इसकी इस जमाने की हासिल की हुई अजमत और शोहरत को बरकरार रखेगा। जब वो रूस की ढलवानों में भूखे बेड़िए की तरह छापे मारा करता था, जबकि वो हर छापे के बाद हमेशा गनीमत के बेशबहा मालो दौलत, नई औरतों और नई शान से अपने पीछे खून की जली हुई राख और हिब्बत के निशानात छोड़कर जफरमंदाना वापस लौटा करता था। एक दफा जब खान का बेटा अल-गाला रूस में छापा मारने के बाद वापस आया तो इसके अजाज में बड़े जश्न मनक्कद हो गए थे। इस जजीरे के तमाम मिर्जा और सब बेग इस तकरीब में शरीक हुए। किस्म किस्म की खेलें की गयी, तरह तरह की दावतें उड़ाई गयी। नीज अंदाजों ने कैदियों की आंखों में तीर गाड़कर अपने बाजुओं की कुव्वत का मुजाहरा किया। फिर अल-गाला की सेहत के जाम पीकर इसकी शजाअत के गीत गाए गए और इसके हरीफों की हिब्बत का तज़किरा किया गया। अपने बेटे की शजाअत का जिक्र सुनकर बूढ़े खान को बहुत खुशी हासिल हुई, क्योंकि अब इसकी मौत के बाद इसकी हासिल करदा अजमत मजबूत हाथों के स्पुर्द होने वाली थी। वो बहुत मसरूर था, चनाचा इसने अपने लड़के से अपनी मोहब्बत की पुख्तगी जाहिर करने के लिए इससे तमाम मिर्जाओं और बेगों के सामने जाम हाथ में लेकर कहा, मेरे प्यारे लड़के, खुदा बुजुर्गो बरतर है और इसका रसूल बाजमत है। ये सुनकर तमाम लोगों ने बुलंद आवाज में हमआहंग होकर खुदा और इसके रसूल की हमद गाई। खान फिर गोया हुआ, खुदा बुजुर्गो बरतर है, ये इसकी अनायत है कि मेरी जिंदगी में इसने मेरा शबाब मेरे लड़के में जिंदा कर दिया है। मैं अपनी नहीफ आंखों से देख रहा हूँ कि जब सूरज की शुआएं इनसे ओझल हो जाएंगी और जमीन में मदफून मेरे दिल को कीड़े चाट रहे होंगे, तो मैं अपने लड़के के कालब में मुंतकिल होकर नए सिरे से जिंदगी बसर करूंगा। खुदा बड़ा है और मोहम्मद इसका सच्चा रसूल है। मेरा लड़का मेरी ख्वाहिश के मुताबिक है। इसके बाजू मजबूत और कवी हैं, इसका दिल जवान है, इसका जमीर साफ है। तो लीक मेरे लड़के, बोल, जिस चीज की तू ख्वाहिश करेगा वो तुझे फौरन मिल जाएगी। बूढ़े खान की आवाज की गूंज अभी मध्यम होने ही पाई थी कि तोलीक अल-गाला उठा। इसकी आंखें समंदर की नीम शबी नजारे की तरह स्याह और पहाड़ों की चोटियों में पले हुए शाहीन की आंखों की मानिंद शोला बार थी। ए बादशाह और बाप, मुझे वो रूसी लड़की दे दे, इसने कहा।
खान एक लहजे के लिए जो इसके दिल पर तारी शुदा लर्जे को दबाने के लिए जरूरी था, खामोश होने के बाद बुलंद और मजबूत आवाज में बोला, जा इसे ले जा। दावत खत्म होने पर तू इसका मालिक है। खतर पसंद तौलीग अलगाला का चेहरा फरत सरद से सुर्ख हो गया। इसकी अकाब जैसी आंखें चमक उठी। अपने कद को पूरी लंबाई तक बुलंद करते हुए इसने अपने बाप से कहा, ए बाप, मुझे मालूम है कि तू मुझे क्या दे रहा है। मुझे मालूम है मैं तेरा गुलाम हूँ। मेरी रगों में खून का हर कतरा तेरी खातिर बहने के लिए तैयार है। अगर मेरी 20 जिंदगियां हो तो मैं 20 ही दफा खुद को तुझ पर निसार करने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। ये कहते हुए खान का सफेद बालों वाला सर, जिसे बड़े बड़े शजाना कारनामों और कई सालों की जमा शुदा हशमतों ने बरकरार वकार बख्शा था, इसकी छाती पर झुक गया। जश्न खत्म होने पर बाप बेटा महल से निकलकर हरम की तरफ रवाना हुए। दोनों एक दूसरे के पहलू में बड़ी खामोशी से चल रहे थे। रात अंधेरी थी, चांद और सितारे नजर आ रहे थे। बादलों ने आसमान पर मोटी चादर सी डाल रखी थी। एक अरसे तक वो खामोश चलते रहे। आखिरकार खान ने महरे सकूत को तोड़ा और अपने लड़के से कहा, रोज बरोज मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। मेरे बूढ़े दिल की धड़कन अब रफ्ता रफ्ता कम होती जाती है। मेरे सीने में अब वो पहली सी आग नहीं सुलगती। मेरी जिंदगी की रोशनी और हरारत इस कोसक लड़की की जो शीली मोहब्बत थी। तो लीक मुझे बताओ क्या मैं लड़की वाकई तुम्हारे लिए अशद जरूरी है? मेरी बीवियों में से 100 ले लो, सब ले लो, मगर इसको मेरे पास रहने दो। इसका बेटा आंख भरकर खामोश रहा। मेरी जिंदगी के और कितने दिन बाकी हैं? मुझे सिर्फ चंद घड़ियां इस जमीन पर और जिंदा रहना है। ये रूसी लड़की मेरी जिंदगी की वाहद और आखिरी खुशी है। वो मुझे अच्छी तरह समझती है, मोहब्बत करती है। अगर वो मेरे पास ना हुई तो फिर मुझे बूढ़े से कौन मोहब्बत करेगा? कौन है जो मोहब्बत करेगा? इनमें ऐसी कोई भी नहीं, एक भी नहीं मेरे प्यारे बच्चे। तौलीक ने कुछ न कहा। मैं ये जानते हुए क्यों कर जिंदा रह सकूंगा कि तुम इसको अपने बाजुओं में लिए हुए हो और वो तुम्हें चूम रही है। एक औरत के मामले में हम यकीनन बाप और बेटा नहीं हैं, हम सिर्फ मर्द हैं और बस। काश कि मेरे जिस्म के तमाम जख्मों के मुंह खिल जाएं और इनसे मेरे खून का आखिरी कतरा भी बह जाए। क्या ही अच्छा होता कि मैं ये सब कुछ देखने और सहने से पहले ही मर गया होता। इसका बेटा खामोश रहा, हत्ता कि वो हरम सराय के दरवाजे पर पहुंच गए। यहाँ वो दोनों खामोशी में एक अरसे तक अपने सर लटकाए खड़े रहे। इनके गर्दोपेश तारीकी ही तारीकी थी। आसमान पर बादल एक दूसरे का ताकब कर रहे थे। हवा दरख्तों की टहनियों को झूला झुला रही थी, गोया वो इनको लोरियां दे रही है। अब्बा, मैं एक अरसे से इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, तौलीग अलगाला ने अपने बाप से कहा। ये मुझे मालूम है, मगर ये एक हकीकत है कि वो तुझ पर अल्तफात नहीं करती। खान ने जवाब दिया, मगर मेरा दिल पारा पारा हो जाता है जब मैं इसका ख्याल करता हूँ। जानते हो मेरा नहीफ दिल इस वक्त किस जज्बे से मामूर है। वो कुछ अरसे के लिए फिर खामोश हो गए। तौलीक ने आह भरी और कहा, अक्लमंद मल्ला ने ठीक कहा था, औरत हमेशा मर्द की तकलीफ का बायस होती है। अगर वो हसीन है तो इसका हुस्न दूसरे लोगों के दिलों में इसको अपना बना लेने की तरगीब पैदा करता है। इस तरह इसका खामंद रश्क व हसद की आग में जलता है। अगर वो बद शक्ल है तो इसका शोहर दूसरों पर हसद खाता है। अगर ये ना हसीन है और ना बद शक्ल तो मर्द इसको खूबसूरत तस्वर करता है, लेकिन फौरन ही ये महसूस करते हुए कि इसका ये अंदाज गलत है, ये मगमूम हो जाता है। यानी एक बार फिर यही औरत इसकी अजियत का बायस होती है। मेरे बच्चे, दानिशमंदी दिल के दर्द की दवा नहीं है, खान ने जवाब दिया। तो फिर आओ हम इसको कत्ल कर दें। ये सुनकर खान ने अपना सर ऊंचा किया और गमगीन आंखों से अपने लड़के की तरफ देखा। हम इसको क्यों ना कत्ल ही करें? तौलीक ने अपने अल्फाज दोहराए। खान ने एक लहजे के लिए गौर किया, फिर गुनगुनाते हुए कहा, तू इसकी और मेरी निस्बत खुद से ज्यादा प्यार रखता है। ये दुरुस्त है, मगर ऐ बाप, तू भी ऐसा ही करता है। वो फिर खामोश हो गए। मैं वाकई में खुद से ज्यादा प्यार रखता हूँ, खान ने गमगीन लहजे में कहा। गम ने इसे बच्चा बना दिया था, तो क्या वो फैसला हो गया कि वो कत्ल कर दी जाएगी और मैं ज्यादा देर फुरकत बर्दाश्त नहीं कर सकता। या वो मुझे दे दो या फिर मेरे दिल को चीर कर बाहर निकाल फेंको। खान चुप रहा। हमें चट्टानों पर से इसे समंदर में धकेल देना चाहिए। हमें चट्टानों पर से इसे समंदर में धकेल जाना चाहिए। खान ने अपने बेटे के लफ्ज गैर इरादी तौर पर दोहराए, गोया वो इनकी एक गूंज थे। ये गुफ्तगू करने के बाद वो दोनों हरम सराय में गए। यहाँ वो कोसक लड़की अपने पुरतकल्लुफ कालीन पर महवे ख्वाब थी। वो दोनों बड़े और देर तक ख्वाबिदा हुस्न पर निगाहें जमाए खड़े रहे। खान की आंखों से आंसू निकल रहे थे, जो इसकी सफेद दाढ़ी पर गिरकर मोतियों की तरह चमक रहे थे। इसका बेटा शोला नुमा आंखों से लड़की की तरफ देखते हुए अपने शबाब के मचलते हुए जोश को दांत पीसने के अमल से दबाने की कोशिश कर रहा था। वो जागी। इसके नर्मो नाजुक चेहरे पर जो तुलुए आफ्ताब के मंजर की तरह दिलकश था, इसकी आंखें
پھول کی طرح کھلی۔ اس نے تولیق کو نہ دیکھا اور اپنے لالی ہونٹ خان کی طرف بڑھا دیے۔ میرے شاہین، ان کو چومو، اٹھو پیاری اور ہمارے ساتھ چلو، خان نے آہستگی کے لہجے میں کہا۔ یہ سن کر اس نے تولیق کی طرف دیکھا، پھر فوراً خان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی کا مطلب اس پر واضح ہو گیا اور وہ سب معاملہ سمجھ گئی۔ میں چلنے کو تیار ہوں، اس نے اپنی نکریئی آواز میں کہا۔ میں تیار ہوں؟ کیا یہی فیصلہ ہوا ہے؟ تاکہ نہ میں تمہاری ہوں گی اور نہ اس کی۔ اس فیصلے کے لیے کس قدر مضبوط دلوں کی ضرورت تھی۔ میں تیار ہوں، چلو چلو۔ لڑکی نازک جسم تھی، تھوڑی دور چل کر وہ تھک گئی، مگر یہ تھکاوٹ اس کے لیے باعث فخر تھی اور وہ اسے ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی۔ جب خان کے لڑکے نے دیکھا کہ وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہی ہے تو اس نے اس سے کہا، کیا تم خائف ہو؟ یہ سن کر اس کے دل پر چوٹ لگی، اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور اس نے مجبور اپنے زخمی پیر دکھائے۔ آؤ میں تم کو اٹھا لوں۔ یہ کہتے ہوئے تولیق نے لڑکی کی طرف اپنے بازو پھیلائے، مگر اس نے پہلو بدل کر اپنی باہیں اپنے بوڑھے شاہین کی گردن میں حمائل کر دی۔ خان نے اسے پری کی طرح اٹھا لیا اور چلنے لگا۔ وہ اس کے بازوؤں میں لپٹی ہوئی درختوں کی ٹہنیوں اور پتوں کو ہاتھ سے ہٹاتی جاتی تھی کہ کہیں وہ اس کے محبوب کی آنکھوں کو زخمی نہ کر دیں۔ وہ ایک عرصے تک چلتے رہے، آخر کار سمندر کی لہروں کی دھیمی آواز آنے لگی۔ اس وقت تولیق جو ان کے پیچھے آ رہا تھا آگے بڑھا اور اپنے باپ سے کہا، مجھے آگے چلنے دو، ورنہ میری خواہش ہوگی کہ تیری گردن میں اپنا خنجر گھونپ دوں۔ چلو آگے بڑھ جاؤ۔ تیری خواہش کا پورا ہونا یا نہ ہونا اللہ کے اختیار میں ہے، وہ تجھے معاف کرے۔ میں تجھے معاف کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے معلوم ہے محبت کرنا کسے کہتے ہیں۔ آخر کار سمندر ان کے سامنے تھا۔ چٹان جس پر کہ وہ کھڑے تھے، اس نے نیچے بہت دور گہرائیاں تھی، اتھاہ اور تاریک۔ لہریں نیچے چٹانوں کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کر دھیما راگ الاپ رہی تھی، نیچے جہاں غضب کی تاریکی، خوف اور سردی تھی۔ خان نے اپنی محبوبہ کو آخری بار چوما اور کہا، پیاری الوداع۔ الوداع، تولیق نے جھک کر کہا۔ لڑکی نے نیچے کی طرف دیکھا جہاں موجیں گا رہی تھی اور خوف کے مارے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے کو ہٹ گئی۔ مجھے نیچے گرا دو، اس نے باپ بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا۔ بیٹے نے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے اور کچھ بڑبڑایا، مگر خان نے آگے بڑھ کر اس کو اپنی چھاتی کے ساتھ زور سے بینچا اور اس کے لبوں کے بوسے لے کر اسے ہاتھوں پر اٹھا کر چٹان پر سے نیچے سمندر میں گرا دیا۔ نیچے موجیں پتھروں کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کر گا رہی تھی۔ ان کا شور اس قدر بلند تھا کہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی معلوم نہ ہوا کہ وہ کب پانی کی سطح پر گری۔ کسی قسم کی آواز یا چیخ ان کے کانوں تک نہ پہنچی۔ خان چٹان پر انتہائی غم کی حالت میں بیٹھ گیا اور خاموشی سے نیچے گہرائیوں میں دیکھنا شروع کر دیا۔ دھندلے بادلوں میں ملفوف تھا اور لہروں کے تھپیڑوں کی آواز گونج رہی تھی۔ ہوا تیزی سے گزرتی ہوئی اس کی سفید داڑھی کے بالوں کو منتشر کر رہی تھی۔ تولیق اس کے قریب خاموش بے جان مجسمے کی طرح ہاتھوں سے اپنا منہ چھپائے کھڑا تھا۔ وقت گزرتا گیا، رفتہ رفتہ آسمان پر بادل چھاتے گئے۔ بادل کے یہ ٹکڑے بوڑھے خان کے خیالات کی طرح تاریک اور وزنی تھے، جو چٹان کی چوٹی پر خاموش بیٹھا تھا۔ ابا آؤ چلیں، ذرا ٹھہرو، خان نے بڑی دھیمی آواز میں کہا جیسے وہ کچھ سن رہا ہے۔ اس طرح اور وقت گزر گیا۔ لہریں نیچے پتھروں کے ساتھ ٹکراتی رہی اور ہوا چٹانوں اور درختوں پر سے گزرتی ہوئی چلاتی رہی۔ ابا آؤ چلیں، ابھی ذرا ٹھہرو۔ تولیق الغالہ نے بہت مرتبہ اپنے باپ سے جانے کو کہا، مگر وہ اس جگہ سے اٹھ کر جانا نہ چاہتا تھا جہاں اس نے اپنے آخری ایام کی واحد مسرت کو کھو دیا تھا۔ مگر ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے۔ آخر کار وہ اٹھا۔ اب اس کے چہرے سے عزم و فخر کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے کھوکھلی آواز میں اپنے لڑکے سے کہا، چلو آؤ۔ انہوں نے گھر کا رخ کیا، مگر چند قدموں کے فاصلے پر ہی خان ٹھہر گیا۔ مگر میں کیوں جا رہا ہوں؟ کدھر جا رہا ہوں؟ اس نے اپنے لڑکے سے پوچھا۔ میں اب کیوں زندہ ہوں جب میری زندگی اس کی ذات سے وابستہ تھی؟ میں عمر رسیدہ ہوں، مجھ سے کوئی محبت نہ کرے گا، اور جب کوئی محبت کرنے والا نہ ہو تو زندہ رہنا احمقانہ فعل ہے۔ ابا تیرے پاس دولت اور شہرت ہے، مجھے اس کے لبوں کا صرف ایک بوسہ دے دو اور یہ دولت اور شہرت تم لے سکتے ہو۔ یہ چیزیں سب مردہ ہو چکی ہیں، صرف عورت کی محبت ہی زندہ رہتی ہے۔ اگر کسی مرد کی زندگی عورت کی محبت سے خالی ہے تو وہ زندگی ہی نہیں، وہ مرد ایک فقیر ہے اور رحم کے قابل ہے۔ الوداع میرے لڑکے، خدا کی عنایت ہمیشہ تیرے شامل حال رہے۔ یہ کہتے ہوئے خان چٹان کی طرح واپس مڑا۔ ابا ابا تولیق چلاتا رہا، مگر وہ اپنے باپ کو نہ روک سکا۔ وہ شخص کچھ نہ سنے گا جس پر موت مسکرا رہی ہو۔ اس کے علاوہ زندگی کی گم کردہ مسرت کو کون سے لفظ واپس لا سکتے ہیں؟ مجھے جانے دو میرے اللہ، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تیز قدم اٹھاتے ہوئے خان چٹان کے کنارے پر پہنچا اور نیچے کود پڑا۔ اس کا بیٹا اس کو روک نہ سکا کیونکہ سب کچھ ایک لمحے ہی میں ہو گیا۔ اب کی بار پھر سمندر میں کسی قسم کی آواز نہ آئی، صرف لہروں کے تھپیڑوں کی آواز اور ہوا کے جنگلی گیتوں کی صدا آ رہی تھی۔ تولیق الغالہ ایک عرصے تک نیچے کی طرف دیکھتا رہا۔ آخر اس نے بلند آواز میں کہا، اے اللہ مجھے بھی ایسا ہی مضبوط دل عطا کر۔ یہ کہہ کر وہ رات کی تاریکی میں چلا گیا۔ یہ ہے جس طرح خان مرا اور اس کے بعد تولیق الغالہ جانشین ہوا۔